बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स का मीनिंग बनता है बहाव, किसी का फ्लो करना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज का बहाव। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, एक हमारे पास छोटे छोटे पौधे हैं। सपोज करें जैसे गंदम के जो है वो, उसे हम कहते हैं पौधे हैं। किसी हमने गमले में लगाए हुए हैं और उसके 4-5 जो उसकी ब्रांचेस बाहर आ रही हैं, 5 ब्रांचेस उसके ऊपर आ रही हैं। सपोज के गमले में से एक होता है हाथ में जो पहनते हैं, उसको हम छल्ला कहते हैं। अगर हाथ में पहने तो उसको हम चूड़ी या कड़ा कहते हैं। इस तरह बड़ा सारा कड़ा सा लेते हैं, बड़ा रिंग लेते हैं, जिसे हम कहते हैं हूप। तो हूप से मुराद एक बड़े सारा रिंग। तो गमले में हमने 5 गंदम काश्त की हुई थी थोड़ी सी, उसमें 4-5 उसकी ब्रांचें बाहर आ रही थी। अगर उस हूप को, उस बड़े रिंग को उस गमले के ऊपर रखें तो हमने देखा 5 के 5 वो आपके पास जो उसकी ब्रांचें थी उस पौधे की, तो वो उससे बाहर होगी। तो हम कहते हैं इसका जो वीट फ्लक्स है वो 5 है। अब ऐसा करते हैं, अब उसी हूप को अगर हम छोटा कर दें, उसका एरिया कम कर दें, फिर इस पौधों के ऊपर रखें, तो अब सपोज कि उसमें से अब 3 ब्रांचें पास करती हैं, तो अब हम कहेंगे इसका फ्लक्स पहले से कम हो गया, अब वीट फ्लक्स होगा 3। अब ऐसा करते हैं, अब रिंग जो हमारे पास हो उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, बिल्कुल ऊपर रख दें। अब हम देखेंगे कोई भी ब्रांच, कोई पौधे की जो ब्रांच है उसमें से पास नहीं होती, तो हम यहाँ फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। इसे हम कहेंगे वीट फ्लक्स अब 0। अब यहाँ हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ हमने वो वीट के पौधे लिए थे, उनकी ब्रांचेस ली, अब वहाँ लेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम देखेंगे हमारे पास जो एक रिंग है उसमें से कितनी लाइनें पास करेंगी। अगर फर्स्ट टाइम 5 पर उतरती हैं तो उसका फ्लक्स 5, अगर 2 करते हैं उसका फ्लक्स 2 है। तो हमने देखना उस रिंग में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। जितनी पास ज़्यादा होंगे उतना उसका फ्लक्स भी ज़्यादा हो। हम कहना चाहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारे पास एक सरफेस एरिया है, प्लेन एरिया है, उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरी, दैट इज कॉल्ड, उनकी तादाद को, उनकी मेजरमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमने पहले पढ़ा था, फोर्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि एरिया अब तक हमने पढ़ा जैसे कोई स्केयर है तो हम कहते हैं लेंथ इनटू विड्थ कह लेते हैं। तो हमने पढ़ा एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। यहाँ हमने देखा है वेक्टर एरिया। तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, बट एरिया इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर एरिया। एरिया स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी एग्जांपल ये देखें, हमारे पास एक फोल्डर है, फोल्डर के ऊपर एक हेडिंग दिया, हम लेते हैं ऊपर लिखा हमने फिजिक्स का हेडिंग दिया, भी ये हमारे पास फोल्डर फिजिक्स का है। तो अगर इसको टेबल के ऊपर रखें तो बाहर नज़र आता है ये टेबल के ऊपर पड़ा है, तो उसका जो सरफेस एरिया है वो उस टेबल के पैरेलल है। लेकिन अब उसकी फ्रंट साइड को देखें, जहाँ हमने फिजिक्स का लिखा था उसकी डायरेक्शन है बाहर की तरफ, आउटवर्ड है। तो हम कहते हैं जो फोल्डर का जो सरफेस एरिया है वो टेबल के पैरेलल है, जबकि उसका वेक्टर एरिया जो है वो उस टेबल के लिहाज से परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड। तो वेक्टर एरिया से मुराद ये वो एरिया है जिसकी मैग्नीट्यूड सरफेस एरिया के इक्वल होगी, लेकिन वो सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मैथमेटिकली हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करते हैं फाई के साथ ई से मुराद इलेक्ट्रिक, फाई से मुराद इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हम इसे कहेंगे ई ए कॉस ईटा।
जबकि थीटा एक एंगल है जो बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और वेक्टर एरिया ए में बनाता है। क्योंकि ये एक वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट है, लिहाजा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। अब हम वेक्टर एरिया को देखते हैं। अब ए अगर सिंपल ए है तो वो सरफेस एरिया होगा, प्लेन सरफेस एरिया है। अगर ए के ऊपर एक एरो का निशान लगा दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड, उसे हम कहेंगे वेक्टर एरिया। यहाँ हमने लिखा है ए के ऊपर हमने एरो का निशान लगाया, इसे पढ़ेंगे ए वेक्टर इज़ दी वेक्टर एरिया whose magnitude is equal to surface area and whose direction is along the normal to the surface। ए के ऊपर अगर एरो का निशान है तो वो वेक्टर होगा, अगर सिंपल ए है तो वो सरफेस एरिया होगा। अब इसका मीनिंग ये हुआ, अगर सिंपल ए लिखेंगे तो वो प्लेन एरिया है या सरफेस एरिया, अगर इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया जाए तो वो उसी सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है, क्योंकि हमने पढ़ा था फ्लक्स का फार्मूला पढ़ा ई ए कॉस थीटा, इसमें ई है, ए है और थीटा। तो पहला पॉइंट है भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जितनी इसकी वैल्यू कम करते जाएंगे उतना फ्लक्स भी कम होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हम कहते हैं अगर कम जगह पे नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर क्लोज़र हैं, करीब करीब हैं, उनका दरमियानी फासला कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। जितनी कम जगह पे ज़्यादा फील्ड लाइंस होगी उतनी उतनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और उसका फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। इसका मीनिंग ये हुआ भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा हमने देखा है सरफेस एरिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सरफेस एरिया का ताल्लुक भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनता है। दी लार्जर सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें ज़्यादा पास करेंगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और इस तरह फ्लक्स भी बढ़ेगा। और तीसरी बात देखते हैं, इसे हम कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। भी सरफेस को कैसे होना चाहिए, इट मीन्स भी थीटा क्या होना चाहिए। अब थीटा उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, उसकी डायरेक्शन क्या है। लिहाजा तीन बातों पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, सरफेस एरिया पे और ओरिएंटेशन जिसे हम थीटा कहते हैं, उस पर ये डिपेंड करेगा। अब इसके स्पेशल केसेस हैं। इसका पहला केस है भी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। अब क्योंकि हमने फ्लक्स का फार्मूला देखा है ई ए कॉस थीटा, अगर ई और ए दोनों को कांस्टेंट रखा जाए, इनको चेंज ना किया जाए, तो तीसरा फैक्टर बनता है अब थीटा के एंगल के। व्हेन एरिया ए is held perpendicular to electric field intensity, then angle between E and A is 0 डिग्री। अब इस फिगर को देखें, हमने एक फोल्डर लिया, उसका पहला पेज ले लिया। अब टेबल के ऊपर अब बाहर क्या नज़र आ रहा है, जैसे ये हमने उस फोल्डर को रखा हुआ है परपेंडिकुलर। अब ये जो एरो के निशान इसमें सबको नज़र आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं। तो अब देखें इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया उसको हम शो करते हैं ए के साथ, और उसका जो वेक्टर एरिया है, तो अब इसमें फिगर में देखें वेक्टर एरिया जो ए है और ई दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल है। अब दोबारा देखते हैं, हमने लिखा है एरिया ए इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। जब इस फोल्डर को हम रखेंगे, फोल्डर को हमने रखा टेबल के ऊपर परपेंडिकुलर, तो तब पता चलेगा। अब यहाँ कन्फ्यूजन ये है भी ए जो है वो सरफेस एरिया है, अगर ए के ऊपर एरो की अलामत है तो इसका मतलब वो वेक्टर एरिया होगा। व्हेन एरिया ए इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई इज़ 0 डिग्री। अब दोबारा देखते हैं, हमने फोल्डर लिया था, फोल्डर के ऊपर जो टॉप है उस पर हमने नाम लिखा था फिजिक्स बड़ा सर करके, तो टेबल में वो पड़ा हुआ है। अब बाहर जो टेबल के साथ उसका जो सरफेस एरिया पैरेलल है, लेकिन उसका जो रुख है वो बाहर की तरफ है, एंगल बनेगा 90। अब उसी फोल्डर को अब रखें तो बाहर नज़र आएगा वो परपेंडिकुलर,
तो उसका जो सरफेस एरिया है वो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसका जो वेक्टर एरिया है वो ई के पैरेलल होगा। तो थीटा कितना होगा 0 और cos 0 डिग्री 1 होती है। लिहाजा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ई वेक्टर इज 0 डिग्री। इसके बाद आपके पास आएगा भी मिनिमम फ्लक्स। तो अब क्योंकि बात हो रही है सिर्फ एंगल की, जब ई वेक्टर और ए वेक्टर में एंगल 90 डिग्री होगा और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है, तो फ्लक्स हमारा मिनिमम या 0 हो जाएगा। When area A is held parallel to electric field intensity, then angle between A vector and E vector is 90। अब इस फिगर में देखें तो बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है, जैसे फोल्डर हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ पैरेलल, लेकिन इसका रुख किस तरफ है, बाहर की तरफ। अब ए वेक्टर और ई जो है उसमें एंगल बनेगा 90 और cos 90 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिनिमम हो गई। अब इसका जो थर्ड केस है वो ये है भी, अगर वेक्टर एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल या परपेंडिकुलर ना हो तो फिर क्या होगा। पहले दो केस देखें, जब वो पैरेलल एंगल 0 डिग्री था और 90, अगर इनके अलावा है तो फिर क्या होगा। व्हेन वेक्टर एरिया ए इज नाइदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बट इट इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अगर एंगल जो है वो थीटा हमारा 0 डिग्री हो ना 90 डिग्री हो, इसके अलावा कोई और एंगल है वो थीटा जिसे कहते हैं इंक्लाइन है, तब उस वक्त हम उस एरिया का लेंगे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट में पढ़ा था A डॉट बी, तो हमने लिखा था ए बी cos थीटा। तो ए का जो प्रोजेक्शन है वो A cos थीटा होगा और बी का प्रोजेक्शन क्या होता है B cos थीटा। यहाँ लेंगे सिंपल प्रोजेक्शन, तो ए का प्रोजेक्शन होगा A cos थीटा। अब हम इसे यूँ देखते हैं फ्लक्स का, जहाँ ई था वो वहाँ ई आएगा और यहाँ वो ए था वहाँ लिखा A cos थीटा, तो इसका आंसर क्या है E A cos थीटा। ये थर्ड केस है। ये कब की बात होगी, जब पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों में से कोई भी सूरत ना हो। अब इसके यूनिट देखते हैं, इसके ऐसा यूनिट देखते हैं। तो साइड पे लिखा है फ्लक्स का फार्मूला फाई ई इक्वल टू ई ए। ई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और हम पहले पढ़ चुके हैं, वो था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फाई ई का आंसर क्या आएगा एफ ओवर क्यू इंटू ए। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, तो फोर्स के यूनिट एसआई यूनिट न्यूटन, चार्ज के कॉलम और ए के मीटर स्क्वायर होंगे। यह वैल्यू पुट की तो आया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एसआई यूनिट क्या हुए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम इज द एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हमने देखा भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसी तरह जो वेक्टर एरिया है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी। बाकी इंशाल्लाह।